हाँ, आज अपन आपकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर देंगे। और मैं छोटी सी बात बता दूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि इतने दिन आपने जो भी कुछ सीख रखा है उसको एक बार डिलीट कर देना, क्योंकि मैं बहुत यूनिक तरीका बताने वाला हूँ और पूरी एक्सरसाइज एक ही बार में समझ में आने वाली है, पूरा चैप्टर, ठीक है। क्योंकि ये जो 5.1 में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, सोचने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे जहाँ रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, या फिर वैसे बहुत सारी मैथ्स के पोर्शन में भी आता है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट दे रखे हैं, हालांकि 2 पार्ट मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन तो ये है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध में संज्ञक सूची एपी है और क्यों। मतलब ये यूँ कहना चाह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी कि ऐसी जो 4 कंडीशन दे रखी है, 4 सिचुएशन दे रखी है, उनमें से आपको पहले चेक करना है कि क्या हर कौन सी सिचुएशन एपी है, और अगर एपी है मतलब समांतर श्रेणी है तो क्यों है, वो आपको बताना है। और आपको मैं पहले ही बता चुका जब बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अपने लिया पार्ट 1 कि एपी तब होती है जब बीच का कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम कह देंगे एपी है, वही तो उसका कारण हो जाएगा, वो रीज़न हो जाएगा। तो जहाँ पर वाई पूछा, वाई का रीज़न क्या हो जाएगा, अगर एपी है तो कि कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर नहीं होगा तो कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, इसलिए एपी नहीं है। तो ये कुछ अपन बता देंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये है ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे अपन कोई टैक्सी या कैब बुलाते हैं, ठीक है। तो उस कैब वाले ने अपन को ये कहा, अपन से पूछा कि भाई क्या किराया लोगे, तो उसने कहा कि आपसे मैं पहले किलोमीटर के 15 रुपये लूँगा। मतलब फर्स्ट किलोमीटर अपन जब चलेंगे, घर से निकलेंगे तो 15 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद में आप कितना भी किलोमीटर चले ना, हर किलोमीटर के 8 रुपये लिए जाएंगे। तो सोचते ही अपन को दिमाग में क्लिक कर गया कि एक चेन या सीक्वेंस बन गई। जैसे कि अपन सपोज 3 किलोमीटर चले तो अपन टैक्सी वालों को कितना किराया देंगे बताओ, सोचो। 15 तो पहले किलोमीटर का दे दिया अपन ने, दूसरे का 8, तीसरे का 8, मतलब 16 और 15 31 रुपीज़ अपन उसको देंगे जब 3 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। ऐसे अपन को एक सीक्वेंस इसको बनाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन की फॉर्मेशन तैयार करता हूँ मैं, मतलब सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका, फिर आपको फिर समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सोल्यूशन है ए का, वो है अपन सीधे थ्योरी वोरी नहीं लिखनी है इस चैप्टर के अंदर, नसेंस इस क्वेश्चन में भी नहीं लिखनी, क्योंकि चैप्टर ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो भी अपन को एपी की फॉर्म में लिखना है। तो जो फर्स्ट किराया ले रहा है ना वो फर्स्ट किलोमीटर का, वो अपने लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद या पहला पद हो जाएगा, जिसको अपन ए से दिखाते हैं, या फिर A1 बोल दो चाहे ये बोल दो, ठीक है। वो अपने हो जाएगा 15 रुपीज़। फिर अपने लिए सेकंड टर्म, ठीक है, दूसरा पद, सेकंड टर्म का मतलब दूसरा पद, वो हो जाएगा A2। वो 15 तो अपन से पहले ले चुका। दूसरा पद का मतलब समझिए आप कि 2 किलोमीटर चलोगे तो आपसे कितना किराया लेगा वो, तो 15 तो पहले किलोमीटर का लेगा, दूसरा कुल मिला के वो 2 किलोमीटर अगर अपन चलते हैं तो 23 रुपीज़ लेगा। इस तरीके से एपी बन जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर अपन 3 किलोमीटर अगर चलते हैं, है ना, 3 किलोमीटर का मतलब तीसरा पद A3, तो 15 पहले किलोमीटर का देंगे, दूसरे का 8, तीसरे का 8, टोटल कितना हो गया 31 रुपीज़। ऐसे एक और लिख लेते हैं, फोर्थ टर्म यानी कि चौथा पद, चौथे पद को अपन लिख देते हैं A4 से। तो पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए 8, टोटल हो गया 39 रुपीज़। इस तरीके से अपने सिस्टम कर लिया। अब इसने कहा कि क्या ये एपी है और है तो क्यों है, चेक कर लेते हैं। तो अपने पास जो वैल्यू आई वो आई 15, 23, 31 और 39। इस तरीके से ये एक सिस्टम है। चेक करते हैं कि ये एपी है क्या। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गया, ए है 15। अब अपन को सीधा चेक करना, A1 A2 लिख चुके तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपन चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ये डिसाइड करेगा कि ये एपी है या नहीं। तो एपी का कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा A2 - A1। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बात पे जोर दे के बताया था फर्स्ट पार्ट में जो बेसिक इंट्रोडक्शन का था कि जब चेक करना हो तो मिनिमम 2 या 3 बार चेक करना है। तो A2 है 23 - 15, तो डी कितना आ गया 8। एक बार और चेक करना है, A3 - A2, A3 है 31 - 23, तो डी कितना आ गया, वो भी 8 ही आएगा, बारी बारी कर लेना वाले, लेकिन फिर भी अपन को दिखाना ज़रूर है। A4 - आप तो 3 बार कर देना, ठीक है। 39 - 31, डी कितना आ गया 8। मतलब हर बारी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सार्वंतर 8 8 8 बराबर आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर अपन क्या लिख देंगे, देयरफॉर
ये क्या है, ये एक AP है, ठीक है। अतः ये एक समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है, उसने पूछा अगर है तो क्यों है, बिकॉज शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख देना बोलेंगे, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम या आर सेम, ठीक है। क्योंकि रीज़न बता रहे हैं ना अपन, क्योंकि सार्वअंतर समान है। सार्वअंतर क्या है, समान है, ये इसका कारण है। तो अपन ने पहले तो क्या चेक कर लिया कि ये AP है क्या, यस चेक कर लिया ये AP है। इसने पूछा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, है। फिर उसने पूछा वाई इसलिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर B पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझना। ये कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अब यहाँ पर आपको ये बेलन का मतलब यह सिलेंडर है, ठीक है। ये बेलन का मतलब क्या है, सिलेंडर है। थोड़ा मैं इस क्वेश्चन की मतलब एक आपको इस दिमाग में इमेज फिट करूँ कि सपोज आपके पास एक कोई बर्तन है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है और सिलेंडर की शेप का बर्तन है, ऐसा मान लो ये सिलेंडर है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें जितनी भी हवा है, अब लिखा हुआ नहीं कि इसमें कितनी हवा है, नहीं पता चल रहा। मान लेते हैं इसके अंदर जो हवा है वो x है, क्योंकि पता तो है नहीं कितनी, तो x मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि वायु जो निकालते हैं ना, हवा जो निकालते हैं, एयर निकालने का कोई पंप है, वो हर बारी बेलन की शेष हवा का 1/4 पार निकाल देता है। पीछे जो रिमेनिंग एयर बचती है ना, यानी कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, एक बार में। मतलब ये है कि आपके पास कोई बर्तन है, उसमें x लीटर हवा है या x kg हवा, ऐसा मान लेते हैं। इतनी अगर हवा है, इसमें से क्या हुआ, फर्स्ट टाइम आपने पंप किया, फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, पंप किया, पहली बार को अपन दिखा देते हैं A1 से। आपके पास x थी, इसमें से इसका 1/4 निकल गई। अपन को अपने हवा को x से दिखाया है, तो यहाँ सिर्फ 1/4 मत लिख देना, 1/4 इंटू x, मतलब ऐसा मान लो कि ये 1 है तो ये x/4, मतलब 1/4 इंटू एक्स, x का 1/4 एक बार ही बाहर निकल गई। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, LCM 4 तो 4x माइनस 1 तो x, यानी कि यहाँ सोल्यूशन आ गया 3x/4। ये चीज़ समझ में आ गई आपकी, एक बार मतलब A1 आ गया 3x/4। अब समझने वाली बात है, अब जैसे ही दूसरी बार पंप किया तो हवा कितनी बची हुई सिलेंडर के अंदर, अभी ये 3x/4, क्योंकि 1/4 तो निकल चुकी भाई, टोटल हवा इतनी थी, इसमें से 1/4 निकल गई, पीछे ये बची। अब इसका हर बारी इसका जो हवा है ना रिमेनिंग है, उसका 1/4 निकलेगा। अभी टोटल इतनी है, माइनस करना है 1/4 ऑफ किसका, 3x/4 का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, सोच नहीं पाओगे वरना दिक्कत हो जाएगी। ऐसा मानो, मैं फिर समझाता हूँ, हर बारी जो पीछे बचेगी ना उसका 1/4, ये है क्वेश्चन। जैसे कि आपके पास सपोज 40 रुपये हैं, पूरी बात समझना, 40 रुपये हैं। अब हुआ क्या कि 40 रुपये एक बार आपने पॉकेट में रखे, पॉकेट में हाथ डाला और बाहर निकाला, तो आपने एक बार में इसका 1/4 निकाल लेते हो आप 40 का। इसका मतलब आपने 10 रुपये निकालिए ना। पीछे कितने बचे बताओ, 30, ठीक है भाई, 30 तो बचे। अब फिर पॉकेट में हाथ डालोगे तो इस 30 का 1/4, 30 का फिर आपने 1/4 निकाल लिया, 30 का 1/4 निकाला, तो ये लगभग आपके 7 रुपीज़, लगभग मान के चलो राउंड फिगर में, हालांकि 7.5 कुछ आएगा लेकिन 7 मान लेते हैं, ये 7.5 मान लो, 7.5 आया। तो अब पीछे कितने बच गए, ये इसमें से माइनस करना है, मतलब इस समझ में आ गई, मतलब उस पीछे जो बच गया उसका 1/4, इतना टोटल सिलेंडर में गैस और या फिर हवा एयर, और पीछे जो उसमें से माइनस करना है जो पीछे बच गया उसका 1/4, ठीक है। ऐसे जैसे अपने 30 का 1/4 निकाला है, जबकि यहाँ पर 1/4 किसका निकाला, 40 का। इस बात पे दिमाग पे जोर देना, साइड में एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। बस अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, 3x/4 माइनस कोई नहीं कट रहा, तो 3x/4, 4 जा 16, तो A2 क्या हो जाएगा, LCM 16, 4 12x माइनस 3x, तो A2 क्या निकल के आ गया, 9x 9/16x। हालांकि A1 आया था 3x/4, A2 आ रहा 9/16x। ऐसे ही एक बार A3 और निकाल लेते हैं।
9/16, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आपके पूरा सेगमेंट समझते हुए चलना। और एक बार फिर बता दूं, हालांकि मैंने यहाँ पर आपके देखो इसको A1, तो ये अपना जो होगा वो A1 हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इसको अपन ठीक कर लेंगे, ये अपना A1 हो जाएगा भाई। A1 तो फर्स्ट टर्म तो x ही है ना, टोटल जो जितनी वो तो A1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये A2 हो जाएगा। ठीक है, A2 होने का मतलब ये हो जाएगा फिर A3 हो जाएगा, तो मतलब ये A3 निकल गया। ठीक है, इतना तो खैर जानते ही हो आप, क्योंकि स्टार्टिंग में जो टोटल x है वो A1 है, वो तो खैर इजी सी कॉमन सेंस ही बात है। अब अपने पास निकल जाएगा A4। वैसे तो A3 बहुत है, क्योंकि 2 में पता चल जाता है AP होने का, तो लेकिन एक बार और कर लेते हैं। 9/16 पीछे बची, इसका 1/4, किसका जो पीछे बच गई उसका 1/4, इस तरीके से। और A4 हो जाएगा 9x/16, माइनस कर तो इसमें भी नहीं 9 है। ठीक है, ये हो जाएगा 9x/64, बहुत बड़ी वैल्यू चली गई, कोई बात नहीं। 64, ये हो जाएगा 4, यानी कि 36x - 9x, तो F4 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 27 हो जाएंगे ना, 27x/64। बहुत है, बस 4 टर्म निकाल दिए। चेक कर लेते हैं AP है या नहीं। ये तो एग्जाम्पल लिया था। फर्स्ट तो x है, A1 तो x है, A2 3x/4 है, A3 9/16x है, और A4 है 27/64x। इस तरीके से एक सीक्वेंस बन गया। देखते हैं AP है या नहीं, तो D चेक करते हैं। 3x/4 - x, इसमें से ये माइनस करेंगे भाई, A2 - A1, तो एलसीएम आ गया 4, तो 3x - 4x, तो D क्या निकल गया, माइनस का 1x/4। ऐसे एक बार इसमें से ये चेक कर लेते हैं। D बराबर 9/16x - 3x/4, तो D का मतलब एलसीएम है 16, तो ये हो जाएगा 9x - 4। ये ध्यान मैंने क्या लिख दिया, 3x है ना, हाँ 3x, तो ये हो जाएगा 4 और 4 12x, तो D कितना आ जाएगा, माइनस का 3x/16। क्या D सेम आ रहा है क्या, नहीं। तो अगर D सेम नहीं आ रहा तो ये AP ही नहीं है, मतलब इस आंसर रेडी नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न लिख दोगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस नॉट सेम। ठीक है, यानी कि सार्वय अंतर बराबर या समान नहीं है, ये इसका कारण है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्लस माइनस करने में आपको दिक्कत हो सकती है। इस एग्जाम्पल को भी दिमाग में रखना, तो इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखो, और इसमें डी के अंदर आप बहुत डिफरेंट चीज़ सीखने वाला, बहुत शानदार चीज़ सिखाता हूँ आपको। पहले सी सीखा जाए। सी कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है। मतलब वो सेम सिस्टम वही है कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लगते थे ना, वैसे आपको क्या कुआं खोद रहे हो। ठीक है, तो कुआं खोदना शुरू किया और 1 मीटर की खुदाई की, तो आपके 150 रुपये खर्चा आ गया, 150 का। और अब आप जितने भी मीटर आगे से आगे खोदते जाओगे, एडिशनल चार्ज 50 रुपीज़ रहेगा। बस वो सिस्टम है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग है वेल आफ्टर वेरी every meter of digging when it cost of ₹154 for the first meter and rises by ₹50 for the subsequent meters। बाकी जितने भी अपन खुदाई करते जाएंगे, तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए लागत 50 रुपये। तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन ले रहे हैं अपन सी का, मतलब कि जैसे अपन अगर बात करें फर्स्ट टर्म की, तो पहली बार आपके रुपये लग रहे हैं 150। ठीक है, जब अपन फर्स्ट मीटर की खुदाई करें तो 150 रुपये लग रहे हैं, 150 150। फिर सेकंड की अपन अगर बात करें तो 150 तो पहले में लग रहे थे, लेकिन अब 2 मीटर, सेकंड का मतलब 2 मीटर, तो 2 मीटर में 50 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी कि अब अपन को 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। ऐसे अपन तीसरे की बात करें तो 150 पहले के लिए, 50 फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, यानी कि 250 रुपीज़ अपन को देना पड़ेगा। फिर अपन चौथे की बात करें तो 150 पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, यानी कि 300 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। अब उसने कहा कि इससे ये चेक करो कि AP है या नहीं, तो अपने इसको चेक कर लेते हैं। तो ये अपने पास है 150 है ना, 200, 250, 300, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसको अपन अगर चेक करें तो अपन चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस है ना। तो एक बार लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो ये अपन ये मानेंगे कि ये AP है, वरना ये AP नहीं है। D फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, A2 ये रहा, एक ही बात है, लिख देते हैं चलो फॉर्मूला। A2 - A1, 200 - 150, तो D कितना आ गया, 50 रुपीज़। एक बार और चेक करते हैं।
A3 माइनस A2, यानी कि A3 कितना 250, A2 200, तो डी आ गया 50 रुपीज़। एक बार और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, ठीक है, तो डी आ जाएगा 300 माइनस 250, तो इसमें भी डी आ गया आपके 50 रुपीज़। यानी कि अगर अपन चेक कर रहे हैं तो हर बारी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, मतलब 50 रुपीज़ आ रहा है। इसका मतलब अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP हैं। अगर ये AP हैं तो उसका रीज़न भी उसने पूछा कि रीज़न भी बताओ, तो रीज़न वो सेम है, बिकॉज जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो क्या है, सेम है, ठीक है। क्योंकि लिखना पड़ेगा क्योंकि करके, ठीक है, क्योंकि सार्व अंतर समान है, क्योंकि सार्व अंतर लिखना बहुत ज़रूरी है। यही तो रीज़न है इसका, कॉमन डिफरेंस, तो ये तभी तो अपन कह रहे हैं वो AP है। हाँ, अब देखो लास्ट आपका D, चौथा पार्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और ये जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बिल्कुल, ऐसा क्वेश्चन आपको पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन आया है जो ये आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा है। देखो ब्याज दो तरह के होते हैं, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज, एक सरल ब्याज या साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे अपन किसी रेट से किसी को पैसे देते हैं और उसका जो ब्याज होता है वो दे देता है वापस। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये फर्क पड़ता है ब्याज पर ब्याज। हालांकि उतना नहीं जाना आपको, अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। समझना क्या है कि जैसे अपन कहीं पैसा जमा कराते हैं बैंक के अंदर, तो बैंक अपन को कुछ इंटरेस्ट देता है, कुछ परसेंट रेट से पैसा देता है। यहाँ पर उसने क्या कहा, ऐसा मान लो कि अपन 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए, बैंक वाला अपन को किसकी दर से ब्याज दे रहा है अपन को, 8% की रेट से, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो कि अपन को वो 100 पर 8 रुपये दे रहा है ब्याज के, ये मान के चलना है 1000 पर 80 रुपये दे रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसने कहा कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, द अमाउंट, कितना अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट है अपने पास में 10,000 रुपये, टोटल अमाउंट कितना है अपना 10,000। ध्यान समझना, कराता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले अपन बात करते हैं अमाउंट की, अमाउंट, या फिर ऐसा मान लो कि धन, कुल धन वो है अपने पास 10,000 रुपये, ठीक। अपन ने किस रेट से दिया, यानी कि दर को दिखाते हैं R से, अपने दिया उसको 8%। और टाइम तो खैर हर साल निकालेंगे इन समय, तो समय को दिखाते हैं T से, वो 1 ईयर, फिर अगले साल ऐसा आगे से आगे रहेगा। लेकिन एक ध्यान रखना, निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला अलग होता है, पूरी बात सीखनी है। हालांकि 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालो, यानी कि पूरी बात सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो या फिर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, साधारण ब्याज निकालो, बात एक ही, 1 साल के लिए तो। लेकिन अगर 2 साल 3 साल 4 साल के लिए निकालते हो एक साथ, तब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग होता है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग होता है। उस टाइम पर चक्रवर्ती ब्याज का और साधारण ब्याज का फॉर्मूला अलग होता है। लेकिन 1 साल का जब निकालते हैं तो दोनों के फॉर्मूले सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे बताता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100। रेट को आप कैपिटल R से भी दिखा सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये लो अपॉन 100 टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये एक एग्जैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, CI का फॉर्मूला होता है। P का मतलब मूलधन, हालांकि हिंदी मीडियम वाले भी P लिख देना भले। R का मतलब रेट यानी कि दर, T का मतलब टाइम यानी कि समय। ये प्रिंसिपल है ये, ठीक है। प्रिंसिपल कितना 10,000 रुपये, 1 प्लस रेट कितनी 8%, ठीक। टाइम कितना 1 साल, अभी तो 1 साल निकाल रहे हैं। ये लो पूरा समझना, फिर सबको समझ में आएगा। 10,000 रुपये, इसको जब आप LCM लेके सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 108, 108/100। पावर ऊपर 1 है ना। हालांकि चलो मैं पूरा करके बता दूं, किसी का डाउट रह सकता है कि ये कैसे कर दिया। तो LCM था 100, ये हो जाएगा 100 + 8 माइनस ऊपर 1 और माइनस 10,000। अब सुनना 10,000 रुपये, 100 में जब 8 जोड़ दिया तो 108, ठीक। पावर 1 है तो पावर 1 का मतलब एक बार लिखना है।
अगर यहाँ पर 2 पावर होती तो 108/100 108/100 2 बार लिखते, 3 पावर होती तो 108/100 108/100 108 मतलब 3 बार लिखते, ठीक है। अपॉन ये हो जाएगा 10,000 एज इट इज़, 2 0 से 2 0 कट गया, मल्टीप्लाई किया तो 108 के आगे 2 0 लगा दो, यानी कि 10,800 माइनस 10,000 कर देंगे तो 800 रुपये CI आ गया। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 800 रुपये 1 साल का। समझ में आ गई। अब जब आप दूसरे साल निकालोगे ना, सेकेंड ईयर, ये अपना हो जाएगा A1, ठीक। अब जब अपन A2 निकालने जा रहे हैं तब सेम फॉर्मूला वापस लगेगा, लेकिन अब लगेगा 10,800 पर, क्योंकि उसने क्या कहा, मिश्र धन। समझ पा रहे हो ना, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000, तो उस टाइम पर अमाउंट कितना हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में एक काम करना, अमाउंट मत लिखना, इसको लिखना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य धन, मूलधन। अब और ये अब निकालता हूँ मैं अमाउंट, ध्यान से समझना, इसके बाद में इसके नीचे उतारना है, लेकिन मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि अपने पास जगह नहीं बचेगी। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, और मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ध्यान रखना मूलधन बोल दो, चाहे हिंदी वाले तो कुल धन बोल दो, चाहे मूलधन बोल दो, मूलधन प्लस आपका ये क्या बोलते हैं CI, ठीक है। मूलधन को बोल देंगे अपन प्रिंसिपल प्लस CI, ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना 10,000 रुपये प्लस ब्याज कितना, CI कितना लगे 1 साल का 800, तो अब आप उसको कितने रुपये पर ब्याज लोगे 10,800, भी आपका मिश्र धन हो जाता है। क्योंकि इसने पूछा क्या, मिश्र धन, मतलब हर बार अमाउंट जुड़ के। एक बात ध्यान आपके दिमाग में आ रही होगी कि अगर इसको माइनस नहीं करते तो डायरेक्टली तो वही आ रहा था, मिश्र धन आ रहा था, हाँ सही है। लेकिन होता क्या है कि मैं आपको चाहता हूँ कि हर चीज़ पूरी बताऊँ खोल के, हालांकि अगर इसको माइनस भी नहीं करते ना तो ये फॉर्मूला मिश्र धन का ही होता है। लेकिन पहले क्या निकालेंगे, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे फिर उसमें जोड़ेंगे, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। हालांकि नहीं माइनस करने से वो भी एक सीधा तरीका है, लेकिन आपको भी 10th के अंदर पूरा खोल के करना है। अगर अब आपकी दूसरी साल जब जाएगा तो दूसरी साल 10,000 पे नहीं जाएगा, 10,800 पे जाएगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज जुड़ के ब्याज पर ब्याज लिया जाता है ना। तो 10,800 प्लस 1 प्लस रेट अपॉन 100 टाइम वही वापस 1 माइनस 10,800, यानी कि 10,800 वो तो 108 होना। अब तो क्या सोल्व करना आप समझ गए, तो 108/100 माइनस 10,800, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 108 को 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, यहाँ कर लेते हैं, स्पेस का यूज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 8 8 64 और 8 3 बार आ जाएगा 0 और 8 0 1, यानी कि 4 6 16 1 1, ठीक है। कितना आ गया 11,664 माइनस 10,800, माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4 का 4 6 का 6, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ 0 में से 0, ठीक है, यानी कि 864 ही बचा। 864 रुपये आपके बच गए, ये क्या हो गया A2। ऐसे नेक्स्ट टाइम आप चलोगे फिर एक ईयर आ जाएगा। अच्छा सुनो, ये A2 864 रुपये पीछे बच गए, मतलब ये क्या है, अभी A2 नहीं हुआ, ये A2 कंप्लीट नहीं हुआ, ये जो 800 ये भी A1 नहीं हुआ, A1 हुआ है ये, अब समझ में आया है ना, A1 ही ये हुआ है, क्योंकि जुड़ने के बाद मिश्र धन, पैसा प्लस ब्याज दोनों। 864 आपको दूसरे साल ब्याज हो गए। देखो पहले साल 800 हुए, लेकिन अब आपने ब्याज पर ब्याज लिया ना तो 864 हो गए। तो अब कितना हो गया आपका A2 हो गया कि 10,800 आपने उसको दिए थे दूसरी साल, पहले साल 10,000 दिए थे, दूसरी साल 10,800 दिए थे, और इसमें 864 जब जोड़ा तो A2 आ गया आपके 4 6 8 8 16, और ये हो गया इतना 11,664, ये जो था, तो ये आपके A2 हो गया। समझ में आ गई। ये जो स्टार्टिंग का जो प्रिंसिपल था ये अपने लिए A1 हो गया, ठीक, और ये अपने फिर A2 हो जाएगा। उस थोड़ा नंबरिंग ठीक कर लिया करो थोड़ा, वो क्योंकि वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 बहुत है। अब मेरी बात सुनना, मैं इसको चाहता तो एक तरीका और भी है, जो मैंने आपको भी बताया था ना कि 1 साल के लिए चाहे CI निकालो, चाहे 1 साल के लिए SI निकालो। अगर 1 साल की बात करें ना, 1 ईयर की, ध्यान से समझना, हालांकि SI क्वेश्चन एग्जाम आपके नाक के बराबर आएगा, बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी
अगर 1 ईयर की बात करें, अपन 1 साल के लिए अगर बात करें, क्योंकि यहाँ अपन किसके निकाले 1 साल फिर 1 साल, ऐसे एक साल का निकाल रहे हैं, तो 1 ईयर के लिए जब निकालते हैं तो भले SI निकालो चाहे CI निकालो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सरल ब्याज या साधारण ब्याज। तो क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, सरल ब्याज का फॉर्मूला PRT/100 होता है। ये सबसे ईजी पड़ता है, ये निकाल के अभी तुरंत अपन निकाले थे 1 सेकंड में, लेकिन इसने कहीं बात कही नहीं, इसलिए मैंने उसको करवाया नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि ये 3 टर्म निकल गए, ये A3 बस बहुत है इतना। अपन को तो कुल मिला के AP चेक करनी है कि है या नहीं। तो पहला 10,000 है, दूसरा 10,800 है, तीसरा 11,664 664 है, बस बहुत है, 2 में पता चल जाएगा। यहाँ अपन कॉमन डिफरेंस चेक जब किया तो 10,800 में से 10,000 माइनस किया तो D निकल के आया 800, ठीक है। और फिर यहाँ फिर चेक किया अपन ने 11,664 माइनस 10,800 ये किया तो D निकल के आया 4, फिर 6, 16 में से 8 किया तो 8, यहाँ बच गया 0, तो 0 मतलब 864 बच रहा है। तो अब आप नोटिस करोगे यहाँ D 800 है, यहाँ D 864 है, इसका मतलब ये AP ही नहीं है। और जब ये AP नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सारे बंदर सेम नहीं है, तो जब AP ही नहीं है तो ये इसका कारण क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये AP है, तो आपने कहा AP नहीं है। फिर रीज़न फिर पूछा कि क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो लिख देना कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, यानी सारे बंदर बराबर नहीं है, ये था। और ऐसा ही यहाँ अपन अगर बात की थी इसकी, तो ये तो खैर थी, तो मतलब ये चौथा D पोर्शन सारे जो है वो AP नहीं है। ऐसे आई थिंक सेकंड पर नहीं था ना, B भी नहीं था, तो 2 तो AP हैं और 2 AP नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, पूरे चैप्टर में आपको कहीं पर भी, पूरी बुक में कहीं पर भी नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, अब है भी नहीं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये SI CI का पोर्शन आपके लेवल की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, समझ में आ जाता है इजीली तो ठीक है, वरना कोई बड़ा मुश्किल तो है नहीं वैसे, ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझ के इसको SI वाले फॉर्मूले से नहीं करवाया है, चाहता तो SI वाले फॉर्मूले से भी करवा सकता था, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का चाहे 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। लेकिन अपन जब कंपाउंड इंटरेस्ट से बात बन रही है 2 बार, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, देख लो इतना ईजी कर सकते हैं, तो मैंने उसी फॉर्मूले से आपको करवा दिया, ठीक है। इस तरीके से 5.1 का जो पहला क्वेश्चन था उसके चारों पार्ट बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए अपन इसका वीडियो अलग रखेंगे। चारों पार्ट आपको जब भी मौका मिले फिर रिवीजन करना, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। वो अपना आज कंप्लीट हो गया, ओके।